हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में देखिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये हमें करने हैं कि कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, इन सब चीज़ों को हमें समझना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स किसको कहते हैं, सेस या सरचार्ज क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जान लिया है। आज की क्लास हम समझेंगे कि टैक्स की बातें कही किसने थी, किसने ये बात कही कि टैक्स होना चाहिए, ये बात किसने कही और कैसा होना चाहिए, कोई टैक्स एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये बातें किसने पहले सुझाई थी, उन सब चीजों के बारे में हमें जानना है। देखिए, एडम स्मिथ, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, जो अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं, एडम स्मिथ ने सबसे पहले ये 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन बनाए थे कि कोई भी टैक्स, अब मान लीजिए किसी ने ऐसे ही टैक्स लगा दिया कि सोने पे टैक्स है, सोना स्लीप है ना, उस पे टैक्स है, तो क्या वो टैक्स सही है गलत है? नमक के ऊपर टैक्स लगा रखा था, क्या वो टैक्स सही है गलत है? बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसपे पहले टैक्स था, अर्थी पे टैक्स था कि कोई अर्थी है, अगर किसी को उसका अंतिम संस्कार करना है तो पहले अर्थी उठाने से पहले टैक्स कटवाना पड़ेगा, फिर आप उसका दाह संस्कार, फिर आप उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। तो बहुत सारे टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया गया है, बहुत सारे टैक्सेस को हटा दिया गया है। तो कोई टैक्स सही है गलत है, इन चीजों की पहचान के लिए कौन से रूल्स रेगुलेशन लगते हैं उनको देखते हैं। एडम स्मिथ ने ये 4 कैनन बताए हैं टैक्सेशन के, कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इक्वालिटी क्या कहता है कि आपको सोसाइटी में रिच और पुअर का गैप बढ़ने नहीं देना है टैक्स से। ऐसा नहीं होगा कि आप गरीब से बहुत सारा टैक्स ले रहे हो और अमीर से ले ही नहीं रहे हो, ऐसा नहीं करोगे। आपको इक्वालिटी प्रमोट करनी है, आपको इक्वालिटी प्रमोट करनी है, मतलब टैक्स शुड बी इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट टू इनकम। जितना ज्यादा पैसा कमा रहे हो उतना ज्यादा टैक्स वसूलो। अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं कमा रहा है तो उससे टैक्स मत लो, उसको परेशान मत करो, ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी हो। जो अपने डायरेक्ट टैक्स हैं वो यही काम तो करते हैं। कोई व्यक्ति जितना अमीर है उसको उतना ज्यादा टैक्स देना है और कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको टैक्स नहीं देना है, मतलब इससे सोसाइटी में इक्वालिटी प्रमोट हो रही है। ठीक है। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, आपको पता होना चाहिए कब कितना टैक्स देना है, कब कैसे और कितना टैक्स देना है। ऐसे नहीं कि कितना भी मांग लिया, भाई ठीक है अब की बार है तो 50,000 रुपए दे दियो, अगली बार तू 1 लाख रुपए दे दियो। अरे भाई हफ्ता थोड़ा ना वसूल रहे हो, एक पर्टिकुलर मुझे अंदाजा होना चाहिए कि मैंने इतना कमा लिया तो मुझे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन प्लान माई लाइफ अकॉर्डिंगली, ताकि मैं उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान कर सकूं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को प्लान कर सकूं। तो कैनन ऑफ सर्टेनिटी क्या होता है वो भी हमने देखा कि हमारे यहाँ डेट्स, स्लैब, परसेंटेज, ये सब फिक्स होना चाहिए। ठीक है, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, अब टैक्स पे करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये करो वो करो, इंसान क्या सोचेगा भाड़ में जाए, हमको टैक्स पे ही नहीं करना। जो टैक्स लेने वाले हैं वो उस टैक्स के प्रोसेस को कन्वीनियंट बनाए, कैलकुलेट करना भी कन्वीनियंट बनाए और पे करना भी कन्वीनियंट बनाए, तो ये होता है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है। कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ इकोनॉमी क्या मतलब कि आपके लिए वो इकोनॉमिकल होना चाहिए टैक्स लेना। ऐसा नहीं है कि 100 रुपया टैक्स वसूलने के लिए आप 98 रुपए खर्च कर रहे हो, अपने ऑफिसर्स को इतनी सारी सैलरी आपको देनी पड़ रही है, इतना सारा आपको अलग अलग डिपार्टमेंट लगाना पड़ रहा है उस टैक्सेशन के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 100 करोड़ रुपीज, 100 करोड़ टैक्स अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें 99 करोड़ तो आपने खर्चा ही लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। टैक्स ऐसा हो जिसमें आपको कुछ बचत हो, जिसमें गवर्नमेंट को कुछ बचत हो, ये कैनन ऑफ इकोनॉमी होता है। तो 4 तरीके के कैनन किसी भी टैक्स को लेके। इनकम टैक्स को देखते हैं, क्या वो अमीर को ज्यादा लगता है क्या? बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा इनकम बढ़ता रहता है इनकम टैक्स बढ़ता रहता है, यानी कैनन ऑफ इक्वालिटी को फॉलो कर रहा है। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, क्या आपको पता होता है क्या इतने पे इतना लगेगा? बिल्कुल पता होता है। क्या आपको ये पता होता है कि हमको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कब भरनी है? बिल्कुल पता होता है। देन कैनन ऑफ कन्वीनियंस, ऑनलाइन भर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कन्वीनियंट है पे करना। कैनन ऑफ इकोनॉमी, क्या गवर्नमेंट का बहुत पैसा लग रहा है इनकम टैक्स को कलेक्ट करने में? नहीं लग रहा, यानी वो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग भी है। तो कोई भी टैक्स है वहां ये 4 कैनन को देखा जाता है टैक्स को लगाने के लिए। ठीक है, आगे हमें बढ़ना है, हमें समझना है कि डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से हैं। डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से हैं?
कॉर्पोरेशन टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, इनकम टैक्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और गूगल टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवाई। ये टैक्स कौन से होते हैं, किस पे लगते हैं, एक एक करके सब समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे इनकम टैक्स क्या है, फिर देखेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर देखेंगे मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। पहले तो इन तीन को समझते हैं। इनकम टैक्स किस पे लगता है, देखो हम यहाँ पे CGL की तैयारी कर रहे हैं तो हम एग्जाम ओरिएंटेड ही काम करेंगे। इकोनॉमी देखो ऐसा होता है सब्जेक्ट, इसका अंत नहीं है, मतलब मैं आई कैन टीच यू फॉर 182 आवर्स। मैं जब यूपीएससी की क्लासेस लेती हूं तो लगभग 182 आवर्स की क्लास लेती हूं इकोनॉमी की, क्योंकि हम CGL के लिए पढ़ रहे हैं तो हमको इतना डीप में नहीं जाना है, हमको एक मोटा मोटा अंदाजा होना चाहिए टैक्स का। वहां तो बहुत सारा पंगा होता है यूपीएससी में, तो जो हमको बहुत सारी और चीजें पढ़नी पड़ती है, बट यहाँ हम इतनी सारी गहराई में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज एग्जाम ओरिएंटेड काम करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये टैक्स किस पे लगते हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड केसेस कौन कौन से हैं, कहाँ पे इनका केस सुलझाया जाएगा, कौन सी कंपनी पे कितना टैक्स बकाया है, रिसेंट में कौन से टैक्सेस अभी मतलब कि इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, उन चीजों पे हम अभी इस यहाँ पे बात नहीं करेंगे। इनकम टैक्स ऑन इनकम टैक्स, देखो इनकम टैक्स ऑन इनकम क्या होता है समझिए। इनकम टैक्स किस पे लगता है, इनकम टैक्स लगता है ऑन पर्सनल इनकम, ऑन पर्सन्स इनकम। इंसान जो कमाई कर रहा है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। व्यक्ति की आय पर आयकर यानी कि इनकम टैक्स लिया जाता है, ठीक है, ये तो हो गया इनकम टैक्स। इसके बाद नेक्स्ट टैक्स इज कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स कब लगता है, किस पे लिया जाता है, अब वो समझिए। क्या है नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स। इसको हिंदी में कहते हैं निगम कर। क्या कहा जाता है, निगम कर, नाम से ही पता लग रहा है। निगम कर लगेगा कॉर्पोरेट्स पे, कॉर्पोरेट्स पे, ऑन कॉर्पोरेट्स इनकम। जो निगम कमाएगा, जो कंपनी कमाएगी, उसके ऊपर निगम टैक्स लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी पे कौन सा लगेगा, रिलायंस पे लगेगा निगम कर, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स। और अंबानी पे लगेगा कौन सा, मुकेश अंबानी पे लगेगा कौन सा, इनकम टैक्स। अब आप कहोगे कि मैडम ये जो अंबानी है, जो अंबानी है वो दो टैक्स देगा क्या, इनकम टैक्स भी दे रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी दे रहा है, ऐसे क्या, कैसे कैलकुलेट होता है, समझते हैं एक एग्जांपल से ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। मानो ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये हमारी कंपनी है, ये परचम लिमिटेड नाम से कंपनी है, ठीक है, परचम लिमिटेड नाम से एक कंपनी है। अब क्या होगा, इस परचम लिमिटेड में एजुकेशनल कंपनी है ये एक, इस कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, मेरे जैसे बहुत सारे टीम मेंबर हैं जो काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारा पूरी हमारी ऑनलाइन की टीम है, कोई पीपीटीज को सेलेक्ट कर रहा है, कोई हमारी डिजाइनिंग टीम है, बहुत एक लंबी चौड़ी टीम हमारी पूरी है। अब हुआ क्या, परचम ने क्या किया, एक साल में 1 करोड़ के एडमिशन कर दिए, 1 करोड़ के एडमिशन कर दिए, ये इसका टर्नओवर हो गया, ये इसका टर्नओवर हो गया। भाई परचम का टर्नओवर क्या हो गया, 1 करोड़ रुपए ईयरली। ये टर्नओवर क्या होता है, 1 साल की बिक्री, 1 साल की सेल को हम टर्नओवर कहते हैं। अब 1 करोड़ के एडमिशन में खर्चे भी तो हुए होंगे, मान लीजिए टैक्स दे दिया उन्होंने कितने का, 30 लाख का टैक्स दे दिया, ठीक है। 20 लाख रुपीस जो परचम है उसने किसको दे दिया, 20 लाख रुपीस अपनी टेक्निकल टीम को दे दिया, जो सारे टेक्निकल काम को संभालते हैं, यूट्यूब वगैरह को मैनेज करते हैं, इंस्टा को मैनेज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें से 5 लाख रुपए परचम ने मुझे दे दिए, 5 लाख रुपए मुझे दे दिए, 10 लाख रुपए और टीम मेंबर्स को दे दिए, सैलरी दे दी। ठीक है, अब कितने, 30 और 20 50 60 65 लाख रुपए इनका खर्चा हो गया। 1 करोड़ में से बचा कितना, 35 लाख रुपीस जो है वो इस परचम की प्रॉफिट होता है, परचम का प्रॉफिट होता है। अब परचम को कितने पे कॉर्पोरेशन टैक्स देना है, 35 लाख पे कॉर्पोरेशन टैक्स देना है, 35 लाख पे कॉर्पोरेशन टैक्स देना है। और मुझे इनकम टैक्स किस पे देना है, मुझे इनकम टैक्स मेरे 5 लाख पे देना है। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ पे कॉर्पोरेशन टैक्स देंगे और मैं फिर से 5 लाख पे टैक्स, ऐसा नहीं होगा। मैंने क्या किया कि जो कंपनी का प्रॉफिट है उस पे कॉर्पोरेशन टैक्स दिया, और जो
5 लाख रुपए मैंने कमाए हैं, मैं इस पे इनकम टैक्स दूंगी। मैं पूरे पे ना तो इनकम टैक्स दे रही हूं, ना ही पूरे पे कॉर्पोरेशन टैक्स दे रही हूं। बात समझ आई? क्लियर हुई बात? ठीक है, तो ये होता है कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स का तरीका। यानी रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी में जो मुकेश अंबानी है वो एक सर्वेंट की तरह है, वो एक एम्प्लॉय की तरह है। रिलायंस को फायदा हुआ 100 रुपए का, ठीक है, टर्नओवर है 100 रुपए का, इसमें से 10 रुपए मुकेश अंबानी की सैलरी आई है, तो मुकेश अंबानी 10 रुपए पे देंगे इनकम टैक्स, और जो 90 रुपए बचे 90 रुपए पे रिलायंस देगा कॉर्पोरेशन टैक्स। बात समझ आई कैसे कैलकुलेट होता है? तो कॉर्पोरेशन टैक्स लगेगा कंपनीज पे और इनकम टैक्स लगेगा इंसान की इनकम पे। अब एक अगला टैक्स है, दैट इज मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। क्या नाम है? मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। ये मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है वो समझे। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मैट कहते हैं इसको, मैट। अब जैसे हमारी परचम लिमिटेड थी, हमारी परचम लिमिटेड थी, ठीक है, कितना टर्नओवर था इसका? 1 करोड़ का। खर्चा कितना कर दिया था इसने? 65 लाख का खर्चा कर दिया था, ये एक्सपेंडिचर। अब इसने क्या कहा कि हम 35 लाख का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर और कर रहे हैं। हमने ना बोर्ड्स खरीद लिए, डिजिटल बोर्ड्स खरीद लिए 35 लाख के। ये हमारा एक्सपेंडिचर ऑलरेडी था, 35 लाख के हमने बोर्ड खरीद लिए। तो इनका एक्सपेंडिचर टोटल कितना हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर हो गया इनका 1 करोड़ का। और इनका टर्नओवर कितना था? टर्नओवर भी इनका 1 करोड़ का था। एक्सपेंडिचर कितना हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया 1 करोड़ का। प्रॉफिट कितना हुआ? 0। प्रॉफिट कितना हुआ? 0। अब मुझसे अगर कोई कहेगा कि आप कॉर्पोरेशन टैक्स पे करें, परचम लिमिटेड पे कॉर्पोरेशन टैक्स पे करें, तो मेरा प्रॉफिट तो 0 है, 0 का पर पे क्या मैं टैक्स पे करूं? 0 का टैक्स तो 0 रुपए आएगा, क्योंकि जितना मेरा टर्नओवर था उतना ही मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। जब मैंने माइनस करके देखा तो मुझे प्रॉफिट बच ही नहीं रहा है। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसे शाणपत करने लगी, ऐसे मतलब चालाकियां खेलने लगी, है ना, कहते हैं ना देसी टर्म में कि शाणा मत बन ज्यादा, है ना, शाणपत करने लगी यानी चालाकी करने लगी कि भाई देखो हमारा ना सर जितना टर्नओवर है ना हमारा खर्चा भी उतना लग जाता है, सर हम कहां से कॉर्पोरेशन टैक्स दे, हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट बोली यार हम पागल थोड़ा ना है, और तुम भी पागल थोड़ा ना हो जो इतना बड़ा डिपार्टमेंट लेके बैठे हो। अगर तुम्हें प्रॉफिट 0 हो रहा है तो निकल लो, क्यों काम कर रहे हो? प्रॉफिट के लिए ही तो कर रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है तभी तो ये काम कर रहे हो। तो प्रॉफिट जब हो ही नहीं रहा क्यों बैठे हो? निकल लो। अगर काम कर रहे हो तो टैक्स तो देना पड़ेगा। मैंने कहा कहां दें टैक्स? 0 रुपए प्रॉफिट आ रहा है। बोले हमें नहीं पता प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, हमको तुम मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स दे दो। मैंने कहा कैसे? बोले जितना तुम्हारा टर्नओवर है ना तुम उस पे टैक्स दे दो, उस पे 18% टैक्स दे दो हमको, जिसको हम कह रहे हैं मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। तुम्हारा लॉस हो रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, हमें मतलब नहीं है, आप अपने टर्नओवर पे 18% टैक्स दे दो। इसी को ही कहते हैं मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, कि एक ऑल्टरनेटिव है आपके पास। अगर आप कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट है तब तो आप कॉर्पोरेशन टैक्स दे दो, अगर आप कह रहे हैं हमारा प्रॉफिट नहीं है तो आपको मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स देना पड़ेगा आपके टर्नओवर पर, ठीक है। तो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स किस पे लगता है? जिन कंपनी का प्रॉफिट 0 है, ठीक है, हैविंग 0 प्रॉफिट कंपनी। जिन कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 0 है उसको हम मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स कहते हैं। हैविंग 0 प्रॉफिट कंपनी, ये मैट होता है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स होता है। क्लियर हो गई बात कि मैट किसको कहते हैं? ठीक है, तो ये होता है मैट। हमने 3 टैक्स पढ़े कि इनकम टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है और मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट टैक्स इज कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, सीजीटी क्या होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, पूंजीगत लाभ कर क्या होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स। इसको हिंदी में कहते हैं पूंजीगत लाभ कर। एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए मेरा ये एक प्लॉट है, मेरा एक ये घर है, मैंने ये घर 1 करोड़ रुपए में खरीदा था, ठीक है। अब 3 केस हैं। पहले केस में ये घर मैंने 90 लाख का बेच दिया। कितने का बेच दिया? 90 लाख का बेच दिया। दूसरे केस में ये घर मैंने 1 करोड़ का बेच दिया। और तीसरे केस में ये घर मैंने 1 करोड़ 50 लाख का बेच दिया। 1 करोड़ 50 लाख का बेच दिया।
अब फर्स्ट केस में आप यूं देखो कि मुझे लॉस, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, आप कहोगे मैडम प्रॉफिट क्या है, यहां तो आपको 10 लाख का लॉस हो गया, मतलब मुझे कोई भी सीजीटी नहीं देना। दूसरे केस में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, आप कहोगे मैडम कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, 1 करोड़ का लिया था, 1 करोड़ का बेच दिया, नो लॉस नो प्रॉफिट, कोई सीजीटी नहीं देना। तीसरे केस में 1 करोड़ 50 लाख का मैंने बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 50 लाख का, प्रॉफिट हुआ 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, और इस 50 लाख पर 15% या 20% जितना भी लगता है वो आपको सीजीटी देना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स, मतलब आपने आपकी कैपिटल पे कितना गेन किया है उस पे टैक्स आप देंगे, ठीक है। कैपिटल गेन्स टैक्स कहां लगता है, आपकी कोई पूंजी थी, उस पूंजी के बिकने पे, उस पूंजी के बिकने पे, उस एसेट के बिकने पे, उस कैपिटल के बिकने पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है दैट इज कैपिटल गेन्स टैक्स, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं उसको, सीजीटी। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कोई टैक्स नहीं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम कैपिटल सिर्फ प्रॉपर्टी थोड़ा ना होता है, बिल्कुल सही बात है, कैपिटल का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी थोड़ा ना होता है, आप गोल्ड बेच रहे हैं, आप अपनी पेंटिंग्स बेच रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टैक्स है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। नेक्स्ट टैक्स कौन सा है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये किस पे लगता है, ये लगता है शेयर्स की खरीद और बिक्री पे, ऑन सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ शेयर्स, ऑन सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ शेयर्स। काफी कम है ये टैक्स बट लगता है, ऑन सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है। कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जैसे आप शेयर खरीदते हैं ऐसे आप कमोडिटी खरीदते हैं। कमोडिटी मार्केट में, जब हम फाइनेंस मार्केट करेंगे हम उसमें समझेंगे, कमोडिटी मार्केट में क्या होता है कि सोना खरीद लिया, चांदी खरीद लिया, है ना, कि हमने ये क्या होता है, तूड़ी होता है ना जो गाय भैंस खाती हैं, हमने उस पर पैसा लगा दिया, हमने सोने में पैसा लगा दिया, हमने चांदी में लगा दिया, हमने चावल में लगा दिया, हमने गेहूं में लगा दिया, हमने दालों में लगा दिया। जो कमोडिटी मार्केट में स्टॉक होता है कि मैंने क्या किया, मैंने 100 रुपए का गेहूं खरीद के रख लिया, खरीदा नहीं है बट किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब खरीदने से पहले ही मैं किसी को कह दूं कि 120 रुपए में गेहूं ले लेगा क्या, ये जो कमोडिटी में ट्रांजैक्शन चलता है वहां पे जो टैक्स लगता है वहां कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब ऑन द सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ कमोडिटीज, इसको कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। ये एक न्यू टैक्स है, गूगल टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवाई। क्या होता है ध्यान से समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवाई क्या होता है समझना। अब जैसे मान लीजिए मुझे न्यूज़पेपर में कोई ऐड देनी है, मुझे न्यूज़पेपर में ऐड देनी है कि परचम क्लासेस इज कमिंग विद न्यू जीएस कोर्स, मुझे ऐड देनी है, ठीक है। अब न्यूज़पेपर वाले क्या करेंगे, मुझसे एक अमाउंट चार्ज करेंगे और फिर उसके बाद वो ऐड जो है वो एक्स नंबर ऑफ डेज के लिए वो न्यूज़पेपर में आएगी। अब मैं चाहती हूं कि मेरी ऐड न्यूज़पेपर में ना आके गूगल में आए, किस में आए, गूगल सर्च इंजन में आए। अब गूगल में एडवर्टीजमेंट करने का ठेका किसके पास है, एडसेंस के पास है। एडसेंस एक कंपनी है गूगल की जो सारी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करती है। अब मैं चाहती हूं, जैसे तुम देखते होगे, जैसे आपने ना मान लो सर्च किया रेपो रेट, सर्च क्या किया, रेपो रेट, तो आपके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे ना रेपो रेट की डिटेल्स आ जाएंगी और यहाँ साइड्स में ऐड चलती हैं। यहाँ चाणक्य आईएएस की ऐड चल रही है, यहाँ पे मान लीजिए किसी और चीज़ की ऐड चल रही है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आईटीसी की ऐड चल रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई और ऐड चल रही है। कभी कभी तो यहाँ पे भी बिल्कुल बीचों बीच ऐड आके खड़ी हो जाती है, हटती नहीं है कितनी कोशिश कर लो, है ना। तो क्या होता है, ये जो ऐड होती है कौन करता है, ये एडसेंस वाले करते हैं। अब बात को समझना, अब हुआ क्या, अब जो ये एडसेंस वाले हैं इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, यूएसए में। लेकिन इंडिया के अंदर भी इनकी एक ब्रांच है, कहाँ पे, बेंगलुरु में इनकी एक ब्रांच है, यहाँ इनका ऑफिस है। अब मैं और रिचा मैम इनके ऑफिस में गए, हमने कहा जी कोई कुछ भी सर्च करे परचम क्लास की ऐड आनी चाहिए, सबसे ऊपर परचम क्लासेस की ऐड आनी चाहिए। बोले ठीक है आप हमें पैसा दे दीजिए। हमने क्या किया, इस बेंगलुरु ब्रांच को 10 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। इधर खड़ी थी सीतारमन, यानी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर खड़ी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने देखा
कि इस कंपनी ने मेरी इंडियन कंपनी की वजह से कुछ प्रॉफिट कमाया है, इस अमेरिका की कंपनी ने मेरी इंडियन कंपनी की वजह से कुछ प्रॉफिट कमाया है। तो यहां पे पहुंच गई निर्मला सीतारमण जी। अब निर्मला सीतारमण ने क्या कहा? निर्मला सीतारमण ने कहा कि देखो भाई, तुम ये 10 लाख रुपए कमा रहे हो, इसका 6% मुझे भी दो, क्योंकि तुम इंडिया में कमा रहे हो तो इंडिया में भी टैक्स लगेगा। तो उन्होंने कहा बेंगलोर वालों ने कि देखो मैडम, हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ ऑर्डर ले रहे हैं और ऑर्डर देके हेडक्वार्टर में भेज देंगे इस ऑर्डर को, वो काम करेंगे, ये पैसा भी वहीं जाएगा। निर्मला बोली कि तुम भाई हमारे यहाँ पे सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, हवा पानी बिजली सब कुछ यूज कर रहे हो, तो पैसा तो हमें देना पड़ेगा ना, हमें पैसा दो, तुम्हारा जितना भी फायदा इंडियन कंपनी की वजह से हो रहा है उसका 6% पैसा आप हमें दो। वो लोग मना कर रहे हैं, कह रहे हम तो यूएसए गवर्नमेंट को देंगे, आपको क्यों देंगे। फिर निर्मला सीतारमण ने एक रूल चला दिया, कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई भी फॉरेन एडवर्टीजमेंट की कंपनी अगर इंडियन कंपनी से कमा रही है तो 6% अमाउंट आपको हमें देना पड़ेगा। कोई भी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कंपनी अगर इंडियन कंपनी से पैसा कमा रही है तो उसका 6% पैसा इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा, जिसको कहते हैं गूगल टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवाई। समझते हैं कैसे? अब परचम क्लासेस में मैं और ऋचा मैम जो हैं वो बेंगलुरु में गए थे अपनी ऐड करवाने। तो निर्मला सीतारमण ने हमें क्या कहा, आप इनको 10 लाख मत दो, आप इनको 10 लाख मत दो, आप इस 10 लाख का 6% यानी 60,000 रुपए, 60,000 रुपए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दो और बचे हुए 9,94,000 रुपीज आप इन कंपनी को दो। और इंडिया के अंदर ये रूल बना दिया कि भाई अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में रह के इंडिया की वजह से कमा रही है, इंडियंस की वजह से कमा रही है, तो उसको अपनी कमाई का 6% हिस्सा हमें देना पड़ेगा। अब जैसे अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप लेते हैं, अमेजोन प्राइम होता है, नेटफ्लिक्स होता है, इनकी भी मेंबरशिप लेते हैं इंडियंस लोग। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म होता है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म होता है, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, अमेजोन प्राइम है, ये जहां पे भी आप ये वेब सीरीज वगैरह देखते हो, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बोलते हैं इनको। इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी इंडियंस लोग मेंबरशिप ले रहे हैं, मान लीजिए आपने 1,000 रुपए की मेंबरशिप ली है 3 महीने की अमेजोन प्राइम की, किसकी? अमेजोन प्राइम की आपने 3 महीने की 1,000 रुपए की मेंबरशिप ली है। तो अगर वो इंडियन है तो 6% पैसा पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगा, 1,000 रुपए का 6%, 60 रुपए पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगा और बचे हुए 940 रुपीज जो है वो अमेजोन प्राइम में जाएंगे। तो ये जो टैक्स लगा दिया है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे, इसको कहते हैं गूगल टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवाई। अब यूएसए गवर्नमेंट के साथ भारत एक कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है कि ये एक तरफ ही देंगे, या तो अमेरिका में देंगे या तो इंडिया में देंगे। अगर अमेरिका में दिया तो इंडिया में नहीं देना, इंडिया में दिया तो अमेरिका में नहीं देना। इसको कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब इंडिया और अमेरिका ने अभी तक किया नहीं है, बट बातें चल रही है कि कंपनी को नुकसान ना हो, इसके लिए गूगल वालों ने रिक्वेस्ट की थी, जिससे अमेरिका और भारत एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि अगर गूगल वालों से इंडिया टैक्स ले रहा है तो अमेरिका नहीं लेगा और अमेरिका ले रहा है तो इंडिया नहीं लेगा। क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे काम होगा उसको देखेंगे। तो ये थे आपके डायरेक्ट टैक्स जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनी पे, मैट जिन कंपनी का प्रॉफिट 0 है, इनकम टैक्स इनकम पे, इंसान की इनकम पे, अगर आप कुछ बेच रहे हैं कैपिटल उस पे प्रॉफिट हुआ तो सीजीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स शेयर्स की खरीद बिक्री पे, कॉमोडिटीज की खरीद बिक्री पे, गूगल टैक्स ऑनलाइन एड और किस पे? ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। अब स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, सारी तरीके के इनकम टैक्स कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स आएगा वो लेगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन लिया नहीं जाता। बुक्स कहती हैं, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लेती है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में आता है। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? जो मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, मध्यम वर्ग के व्यापारी होते हैं, मिडिल व्यापारी होते हैं, उन लोगों को 12,500 रुपया 12,500 रुपया ईयरली एनुअली
स्टेट गवर्नमेंट में पे करना पड़ता है कि आपको व्यापार करने दिया जा रहा है हमारे स्टेट में, उसका रुपया देना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सीलिंग 2500 रुपए थी, लेकिन अब एनुअली, लेकिन अब इसको इंक्रीज करके कर दिया है 12,500 यानी 12,500 रुपए एनुअली इसको बढ़ा दिया है। लैंड के ऊपर लैंड रेवेन्यू जितना आपको मिल रहा है, मतलब कि लैंड के ऊपर जो टैक्स लगता है, आपने कहीं जमीन खरीदी उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा। स्टैंप ड्यूटी, ये आप सब लोगों को पता ही है, स्टेट गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी भी लेती है। प्रॉपर्टी टैक्स इन अर्बन एरिया के अंदर आपका होम टैक्स वगैरह आता है ना, होम टैक्स है ना, हाउस टैक्स जिसको कहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, वो सारा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट टैक्स से स्टेट गवर्नमेंट के पेपर में ज्यादा पूछे नहीं जाते, बस याद रखना कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स हैं। अब इस डायरेक्ट टैक्स की मेरिट या डीमेरिट्स क्या क्या है, क्या नुकसान है, इसके क्या फायदे हैं, वो देखिए। सबसे पहले हम इसकी मेरिट्स यानी अच्छी बातें देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स में अच्छाई क्या है, वो देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्रेसिव होता है ये। प्रोग्रेसिव का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही तो टैक्स भी नहीं बढ़ता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव है। सिविल कॉन्शियसनेस को प्रमोट करता है। क्या मतलब हुआ, अगर मैंने टैक्स दिया है तो एक चुभन होती है कि मैंने मेरी इनकम का इतना हिस्सा इनको दे दिया है। जैसे हम देखो टोल टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देने के बाद जैसे ही हम वहां से गुजरे तो अपने को क्या होता है कि हाय देखियो सड़क तो फूटी पड़ी है और हमसे ये टोल टैक्स ले रहे हैं, ये तो गलत बात है। मतलब एक कॉन्शियसनेस आपके दिमाग में आती है। जब भी गवर्नमेंट को कुछ शिकायत करनी है, आप क्या करेंगे कि सर आप टोल तो इतना ले रहे हैं, लेकिन जो सड़कें की फैसिलिटी है वो भी तो हमको दो। तो ऐसे ही जब आप इनकम टैक्स देते हैं तो एक चुभन होती है कि 1 लाख का इतना रुपया तो गवर्नमेंट ले गई। दिल में दुख होता है, दुखता है दिल पैसा देते हुए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से कमाया था। तो अब इससे क्या हुआ, आपके दिमाग में एक सिविक कॉन्शियसनेस होगी, एक चेतना जगेगी कि भाई देखो हम पैसे दे रहे हैं तो हमको पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो आप एक अच्छे नागरिक की तरह गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेंगे। कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट इन टैक्स रेट्स को कम ज्यादा कर सकती है, जिससे आपकी सेविंग्स पे, आपकी इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ता है। इलास्टिसिटी इसमें होती है, मतलब इनकम के साथ साथ ये चेंज होता है। इनकम जैसे बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, इनकम जैसे कम होगी टैक्स कम हो जाएगा। इलास्टिक है, चेंज की स्कोप है। सर्टेनिटी, सर्टेन है, मतलब हमको पता है कि इस दिन इतना रुपया, इतने तारीख को हमको ITR भरना है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, सर्टेन है। ठीक है, ये वॉलेटिली, इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज में वॉलेटाइल जो नेचर होता है, भाई $1 इतना रुपया, €1 इतना रुपया, इस वॉलेटिलिटी को खत्म कर देता है। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, कम ज्यादा होना जल्दी जल्दी। तो एक टोबिन टैक्स लगा दिया गया। टोबिन टैक्स समझना क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक पापा है, एक पिताजी है, एक आदमी है जिसके 2 चुन्नू मुन्नू है, ये 2 बच्चे हैं इसके। बच्चों ने जिद कर ली कि पापा हमको ना डॉलर देखना है, डॉलर क्या होता है। अब पापा अमीर हैं बहुत ज्यादा। पापा ने क्या किया, ये रुपी लेके चले गए, कहां पे, ये रुपी लेके चले गए ये करेंसी एक्सचेंज की दुकान पे, एयरपोर्ट पे चले गए जहां करेंसी एक्सचेंज हो रही थी, और इनको कहा कि देखो भैया ये रुपए ले लो और हमको डॉलर दे दो। डॉलर ले लिए, रुपए दे दिए, और ये डॉलर अपने बच्चों को दिखा दिए। ऐसे भारत में बहुत सारे और लोग थे जो सिर्फ इंजॉय के लिए करेंसी को एक्सचेंज करते थे। लेकिन अब आप एक चीज देखिए, इसके बच्चे भी डॉलर देखने की जिद कर रहे हैं, इसके भी सब लोग डॉलर देखने की जिद कर रहे हैं। डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो हमारा रुपया वीक हो जाएगा और डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या नहीं, है ना। तो अब क्या हुआ, आपके एंटरटेनमेंट के चक्कर में इंटरनेशनल मार्केट का सारा सत्यानाश हो गया। जो डॉलर के बदले रूपी के बदले जो डॉलर के रेट्स थे वो सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था जेम्स टोबिन। क्या नाम था, जेम्स टोबिन। जेम्स टोबिन ने क्या किया, जेम्स टोबिन ने एक टैक्स लगा दिया जिसको कहते हैं टोबिन टैक्स। जो जब भी आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज कराएंगे तो आपको एक छोटा सा टैक्स देना पड़ेगा जिसको टोबिन टैक्स कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए 81 रुपीज का $1 है, मुझे अगर $1 खरीदना है तो मुझसे क्या कहा जाएगा कि मैडम आप 82 रुपीज दो, फिर आपको $1 मिलेगा। मैं बोली क्यों भाई, 81 रुपीज का है $1 तो आप मुझसे 82 क्यों ले रहे हो। तो मुझे क्या कहा गया कि मैम 81 रुपीज का तो डॉलर है और ₹1 ना आपके ऊपर टोबिन टैक्स लग रहा है। मेरे भी दिमाग में कुछ हुआ ऐसे,
है ना, कुछ हुआ टन्स सा कि भैया ये क्या तरीका हुआ, 1 रुपया टोबिन टैक्स लिया जा रहा है, मुझे नहीं बदलवाने रुपए, बच्चों मोबाइल में देख लो कि कैसा होता है डॉलर। यानी क्या हुआ, ये जो बेफालतू के लिए, बिना वजह से, बिना रीजन के लिए जो लोग करेंसी को एक्सचेंज करते थे, उनको सबक सिखाने के लिए टोबिन टैक्स आया है, ताकि सिर्फ जेन्युइन पर्सन ही करेंसी को एक्सचेंज कराएं, जिनको सच में जरूरत है वो ही करेंसी एक्सचेंज कराएं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करेंसी एक्सचेंज ना हो। ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है। जैसे आप देखो यूपीएससी का पेपर ना कोई भी भर देता है, क्योंकि चार्ज नहीं लगता है, फ्री होता है। अब यहीं पे नेट का अगर आपको फॉर्म भरना हो ना, यूजीसी नेट का 1200 रुपए की फीस है, 1200 रुपए की, केवल वही बच्चा भरेगा जिसकी सच में तैयारी है, जिसकी सच में तैयारी है वो ही बच्चा भरेगा। ऐसे ही टोबिन टैक्स लगने से जिसको सच में करेंसी एक्सचेंज करानी है केवल वो ही करवाएगा। तो क्या फायदा है इसका कि डायरेक्ट टैक्स की वजह से जो करेंसी का वॉलेटाइल नेचर है वो भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसके नुकसान क्या है? एक्सटर्नैलिटी नोट काउंटेड, हार्डशिप नोट काउंटेड। क्या मतलब हुआ इन लाइंस का? एक व्यक्ति बेचारा पूरे दिन शरीर की मेहनत करके कर करके रुपया जोड़ रहा है, उससे भी उतना ही रुपया टैक्स। मान लीजिए अच्छा एक्सटर्नैलिटी को समझते हैं। एक्सटर्नैलिटी क्या कहते हैं? नेगेटिव इंपैक्ट। एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है? बुरा प्रभाव। अब समझना, एक आदमी ने शराब बेच के पैसा कमाया और एक मेरे जैसे शरीफ इंसान ने पढ़ा के पैसा कमाया, टीच करके पैसा कमाया। सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, शराब या टीचिंग? शराब तो बेकार है, लेकिन शराब जो बेच के कमा रहा है उससे भी उतना ही टैक्स लिया गया, और टीचिंग करके जो कमा रहा है उससे भी उतना ही टैक्स लिया गया। यानी यूं नहीं देख रहे हैं कि इंपैक्ट किससे क्या पड़ रहा है सोसाइटी में, बस पैसा लेना है। तुम कैसे भी कमाओ, साम दाम दंड भेद करके हमको पैसा दे दो। एक्सटर्नैलिटी को नहीं देखते कि उस काम से अच्छा असर पड़ रहा है कि बुरा असर पड़ रहा है। हार्डशिप नॉट काउंटेड का क्या मतलब है? एक व्यक्ति पूरे दिन शरीर की मेहनत लगा के पैसा कमा रहा है। अब मैं सुबह लगती हूँ, रात तक बोलती रहती हूँ, पूरे शरीर की दिमाग की मेहनत लगा के मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और एक व्यक्ति क्या कर रहा है? छीना झपटी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, उससे पैसा कमा रहा है, सिर्फ दिमाग से पैसा कमा रहा है, शरीर की मेहनत नहीं हुई। लेकिन इनकम टैक्स कहता है हमें नहीं पता कैसे कमा रहे हो, हमको तो टैक्स चाहिए। यानी हार्डशिप मेहनत को काउंट नहीं किया जाता। बेस बहुत नैरो है, केवल 3% लोग ही इंडिया में डायरेक्ट टैक्स भरते हैं। केवल 3% लोग इंडिया में डायरेक्ट टैक्स भरते हैं। बेस बहुत नैरो है। प्रोन टू लिटिगेशन एंड लूप होल, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। इसकी चोरी करना आसान है, इसकी चोरी करना आसान है ना। लूप होल्स बहुत है इसके अंदर। अब इसकी चोरी से ही एक शब्द हम समझते हैं, एक ग्राफ हम समझते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं लेफर कर्व। क्या कहा जाता है? लेफर कर्व। ये मैं स्लाइड्स में ऐड कर दूंगी, बट अभी के लिए आप नोट कर ले। लेफर कर्व क्या होता है? ये लेफर नाम के इकोनॉमिस्ट ने बताया था। लेफर कर्व कहता है इस तरीके से बनता है, ये होता है टैक्स रेट और ये होता है टैक्स रेवेन्यू। लेफर ने क्या कहा कि जैसे जैसे आप टैक्स रेट को बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टैक्स रेट को बढ़ाओगे, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा आप पीक पे आ जाएंगे। भाई आपने क्या कहा कि 10% टैक्स आपको देना है आपकी कमाई पे। अगर आप इसके बाद भी अपना टैक्स बढ़ाते गए कि नहीं 20%, नहीं 30%, नहीं 50%, अगर आप दुनिया को ज्यादा परेशान करोगे, ज्यादा अगर ऐसे किसी को परेशान कर रहे हो, टैक्स को बढ़ाए जा रहे हो, तो दुनिया चोरी करना शुरू कर देगी और आपका जो रेवेन्यू है वो घटना शुरू हो जाएगा। देखो वो घटना शुरू हो जाएगा। तो लेफर कर्व क्या कहता है कि टैक्स रेट बढ़ने से इनिशियली टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होता है, लेकिन अगर आपने एक लिमिट के बियॉन्ड भी अगर टैक्स रेट्स बढ़ा दिए तो लोग जो है उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, उससे बचना शुरू कर देंगे, उसको पे नहीं करेंगे और उससे छुपना छिपाना शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं लेफर कर्व। अगर पेपर में क्वेश्चन बन जाए कि लेफर कर्व क्या बताता है, लेफर कर्व टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में रिलेशन बताता है, और इस तरीके का ये इनवर्स हाइपरबोला टाइप का ये ग्राफ बनता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से? हमने डायरेक्ट समझ लिया, अब हम इनडायरेक्ट टैक्स समझते हैं। सबसे पहला है कस्टम ड्यूटी। जब कोई चीज हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तब कस्टम ड्यूटी लगता है। इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगता है। इसके बाद सर्विस टैक्स, जैसे आपने परचम की फीस भरी,
आज के दिन आपके ऊपर जीएसटी लग रहा है, लेकिन एक वक्त था जब हम हमारी सर्विसेज का चार्ज करते थे कि हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं तो उस पर सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक है, आपने पिज्जा खाया पिज्जा हट में बैठ के, डोमिनोज में बैठ के, आपके ऊपर चार्ज लगेगा क्योंकि वहां के वेटर्स आपको सर्विस दे रहे हैं, सर्विस टैक्स। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पे लगता है। इंडिया में पिन से लेके प्लेन तक, इंडिया में पिन से लेके प्लेन तक अगर कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ भी बन रहा है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक्साइज ड्यूटी लिया जाता है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिसके एक्साइज पे, जिसके प्रोडक्शन पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेता, वो स्टेट गवर्नमेंट लेता है। कौन कौन सा? एक तो अल्कोहल, अल्कोहल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट लेता है, और ओपियम यानी अफीम, अफीम पर भी जो एक्साइज ड्यूटी है वो स्टेट गवर्नमेंट लेता है। इन दो चीजों के अलावा जितनी भी चीजें भारत में बनती है, पिन से लेके प्लेन तक कुछ भी बन रहा है, जूते, चप्पल, बॉटल्स, कुछ भी बन रहा है, हर चीज पे एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। लेकिन इन दो चीजों पे स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज लेता है। सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता है? सेंट्रल सेल्स टैक्स इंटरनेशनल, इंटरस्टेट ट्रेड पर लिया जाता था। इंटरस्टेट ट्रेड, जैसे हरियाणा से कोई चीज बनी है और बिकी कहां? वो गुजरात में जाके बिक रही है, गुजरात में जाके बिक रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? गुजरात से पैसा ले लेगी और वो पैसा फिर हरियाणा गवर्नमेंट को दे देगी। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट को दे देगी। ऐसा क्यों किया? सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में क्यों आई? गुजरात ने डायरेक्ट हरियाणा को क्यों नहीं दे दिया? क्योंकि गुजरात और हरियाणा का स्टेटस सेम है, दोनों स्टेट हैं, दोनों स्टेट हैं। एक आईएएस ऑफिसर दूसरे आईएएस ऑफिसर पे सेम रैंक है, सेम एक्सपीरियंस है, हुकुम नहीं चला सकता, रिक्वेस्ट कर सकता है। रिक्वेस्ट मानना ना मानना सामने वाले के हाथ में है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे बड़ा है, गुजरात से पैसा लिया और हरियाणा को दे दिया। ये सेंट्रल सेल्स टैक्स है। अब आपको इनमें से कुछ चीजें ग्रीन दिख रही है, कुछ चीजें येलो दिख रही है, उनका मतलब है जो चीजें आपको इसमें ग्रीन दिख रही है, जो चीजें आपको इसमें ग्रीन दिख रही हैं, वो उन सब चीजों पे अब जीएसटी लगने लगा। इस पे भी जीएसटी लग रहा है, इस पे भी जीएसटी लग रहा है, इस पे भी जीएसटी लग रहा है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी लग रहा है। ठीक है, ये आईजीएसटी क्या है समझेंगे जब हम जीएसटी को समझेंगे। कस्टम ड्यूटी पे जीएसटी नहीं लगता है, आज के दिन भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी ही लग रहा है, जीएसटी नहीं लगता है। अब समझे, ये येलो चीजें जितनी भी दिख रही है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, एविएशन टरबाइन फ्यूल जो हवाई जहाजों में डलता है, इन चीजों पे जीएसटी ना लग के आज भी एक्साइज ही लग रहा है। मतलब अब अगर आप परचम क्लासेस की ऐप खरीदोगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, कौन सा? सर्विस टैक्स नहीं, जीएसटी लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप पेट्रोल खरीदोगे तो पेट्रोल के ऊपर आज भी एक्साइज टैक्स लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। आप देखते होंगे कि एवरी स्टेट में पेट्रोल के चार्जेस अलग अलग हैं, अलग अलग हैं हर स्टेट में पेट्रोल के चार्जेस अलग अलग इसीलिए हैं क्योंकि वो जीएसटी में नहीं आया। अगर गुड्स और सर्विसेज टैक्स में आ जाता तो वन टैक्स वन नेशन के अंदर हर चीज पे सेम टैक्स लगता, हर स्टेट में सेम टैक्स लगता। लेकिन क्योंकि पेट्रोल डीजल जीएसटी में नहीं है, इस वजह से इन सब चीजों पे आज के दिन एक्साइज लग रहा है और हर स्टेट में इनके अलग चार्जेस हैं। सीएनजी के देख लो, हर स्टेट में अलग चार्जेस हैं। ठीक है, तो किन चीजों पे जीएसटी लगा है? जो ग्रीन में है, जो येलो पे है उस पे जीएसटी नहीं आया है, कस्टम ड्यूटी पे भी जीएसटी नहीं आया है। ठीक, समझते हैं आगे। ये स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स है, स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो बिजली के ऊपर अपने पे से ड्यूटी लिया जाता है, बिजली के बनने पे, बिजली के बिकने पे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये लिया जाता है, लिया जाता रहेगा, जीएसटी में नहीं आया है। अब मैंने कहा था कि हर चीज के प्रोडक्शन पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वो है अल्कोहल और ओपियम। ठीक है, अब ये भी जो है, शराब के ऊपर जीएसटी नहीं आया है, अफीम के ऊपर जीएसटी नहीं आया है। ठीक है, इसीलिए मैंने इनको व्हाइट में छोड़ा है, व्हाइट में छोड़ा है। ठीक है, तो अब अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आपको पता है अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता है, नहीं लगता है, इस पे एक्साइज ही लगता है। ठीक है, अल्कोहल दो तरीके से यूज होता है, एक तो होता है ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन इंसान के पीने के लिए,
यानी बार में यूज हो रहा है, ठेकों पे यूज हो रहा है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, जिसको हम कहते हैं लीकर। क्या कहते हैं? लीकर। ठीक है। और एक होता है टॉयलेटरी प्रिपरेशन के लिए, टॉयलेटरी प्रिपरेशन। टॉयलेटरी प्रिपरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? टॉयलेटरी प्रिपरेशन होता है जैसे कॉस्मेटिक्स में यूज हो रहा है, जितनी भी गर्ल्स की लिपस्टिक बन रही है उसमें शराब डल रहा है, जितनी भी आपकी शेविंग क्रीम्स बनती हैं उसमें शराब है, डीओ में शराब है, दवाइयों में शराब है, खांसी की दवाई में शराब है। अगर ये शराब जो है वो टॉयलेटरी प्रिपरेशन के लिए यूज होती है तो उस पे जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर शराब इंसान के पीने के लिए यूज हो रही है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे एक्साइज ही लगेगा, याद रखोगे। ठीक है। सेल टैक्स, जीएसटी लगेगा, आज से इस पे जीएसटी लगेगा। सेल टैक्स पे कुछ भी चीज बेचते हो उस पे टैक्स लगेगा। कुछ चीज आप खरीद रहे हो, आपने कोई एनिमल खरीदा, आपने कोई व्हीकल खरीदा तो परचेज टैक्स देना पड़ता है, आप जीएसटी दोगे। एडवर्टीजमेंट टैक्स, हम अगर कहीं पे ऐड करवा रहे हैं, अखबारों में, कहीं रेडियो पे, कहीं हम लोग बैनर लगा के ऐड करवा रहे हैं, वो सारी चीजों पे जीएसटी लगेगा। लग्जरी टैक्स क्या होता है? बैटिंग और गैम्बलिंग पे, जैसे शर्त लगाते हैं ना कि 9 नंबर घोड़ा मेरा, हॉर्स राइडिंग वगैरह में, बैटिंग और गैम्बलिंग, जुए सट्टे पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, जुए सट्टे पे जो टैक्स लगता है अब उस पे जीएसटी लगेगा, पहले लग्जरी टैक्स लगता था। एंटरटेनमेंट टैक्स पहले मूवीज पे देते थे, शोज पे देते थे, लाइव कॉन्सर्ट होते हैं बड़े बड़े स्टार्स के, उस पे देते थे, लेकिन आज के दिन एंटरटेनमेंट टैक्स पे जीएसटी लगेगा, अब ये जीएसटी के अंडर आ गया है। ठीक है। तो जितनी भी ग्रीन चीजें हैं वो सब जीएसटी में आ गई है। उसके बाद बचता है ऑक्ट्रोई। ऑक्ट्रोई होता है चुंगी कर। जब एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना हो तो कुछ पंचायतें बीच में ऐसे डंडे लगा के बैठ जाती थी कि आगे माल तभी जाएगा, पहले पर्ची कटवाओ, पहले टैक्स दो। तो अब इस ऑक्ट्रोई को जड़ से खत्म कर दिया है और इसकी जगह ई वे बिल आ गया है, इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक वे बिल आ गया है। ये ई वे बिल क्या होता है? ई वे बिल होता है कि अगर आपकी गाड़ी में 50,000 से ज्यादा का माल है, अगर आपकी गाड़ी में 50,000 से ज्यादा का सामान है तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक रिसिप्ट जनरेट करनी पड़ेगी अपने मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिकली एक रिसिप्ट जनरेट करनी पड़ेगी मोबाइल में, और मोबाइल में रिसिप्ट जनरेट करने के बाद उसमें सारी डिटेल भरनी पड़ेगी, कहाँ से चले हो, कहाँ को जा रहे हो, क्या सामान है, कहाँ से उठाया है, कितने दिन लगेंगे, बीच में एक्सीडेंट हो गया तो, बीच में टायर फट गया तो, ये सारी चीजें उसमें भरनी पड़ती है। इसका चार्ज कटता है, इसको ई वे बिल कहते हैं। ऑक्ट्रॉय पे जीएसटी नहीं आया है, ई वे बिल आ गया है। तो ये थी जीएसटी की बातें जो हमने समझी। अब ये जीएसटी होता क्या है, कैसे लगता है, ये हम अगले सेशन में समझेंगे। पहले कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स? इनमें से कौन डायरेक्ट टैक्स है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स या ऑल ऑफ द अबव? हमने देखा ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स हैं। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not a rule under canon of taxation? Canon of taxation में इनमें से कौन सा रूल नहीं है? Canon of certainty, canon of flexibility, canon of economy, canon of convenience. हमने देखा certainty, आपको पता होना चाहिए किस दिन कितना टैक्स भरना है। इकोनॉमी मतलब ऐसा नहीं हो कि 100 रुपया का टैक्स वसूलने के लिए 99 रुपये आपको खर्चा करना पड़ रहा है, इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक है। कन्वीनियंस भी देखा, इजी टू पे होना चाहिए, यूं नहीं बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाए टैक्स पे करने में। तो आंसर क्या आएगा? कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये कोई रूल नहीं है, ठीक है, इसकी जगह कैनन ऑफ इक्वालिटी था। 4 पढ़ा था, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था, इक्वालिटी था। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? इनमें से कौन एक इनडायरेक्ट टैक्स है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये एबॉलिश हो चुका है, पहले लगता था, कॉर्पोरेशन टैक्स या सेल टैक्स? हमने अभी देखा कि स्टेट गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लेती है सेल टैक्स, कुछ चीज बेचने पे। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया? भारत में किस तरीके का टैक्स सिस्टम होता है? प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल या इनमें से कोई नहीं? मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर डिग्रेसिव होता है, प्रोपोर्शनल प्लस प्रोग्रेसिव। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो बन जाएगा डिग्रेसिव। इंडिया के अंदर डिग्रेसिव, प्रीवियस सेशन में देखना डिग्रेसिव मैंने क्या समझाया था। इंडिया में डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम चलता है। आई होप आपको ये बेसिक्स समझ आए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।